बच्चों, मैं प्रतिभा पटेल आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और कुशल होंगे और आपने ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए जो गृह कार्य दिया गया था वो भी पूर्ण कर लिया होगा। इसके पहले हमने पाठ 1 और 2 का अध्ययन कर लिया था। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित पाठ 3 हिमालय की बेटियाँ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन। आइए हम पाठ के विषय में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि पाठ के शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि लेखक इसमें हिमालय की बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं या बता रहे हैं। लेकिन हम देखें कि हिमालय तो एक पर्वत है, तो आपके मन में ये ज़रूर जिज्ञासा होगी कि हिमालय की बेटियां फिर कौन हैं। यहाँ पर हिमालय को लेखक ने पिता के रूप में और हिमालय से निकलने वाली नदियों को उसकी बेटी के रूप में माना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेखक ने यहाँ हिमालय और नदियों दोनों का मानवीकरण किया है। अब आप सोचेंगे कि मानवीकरण क्या है। मानवीकरण साहित्य रचना की एक शैली है जिसके अनुसार किसी निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में दर्शाया जाता है। और इसी प्रकार यहाँ पर लेखक ने भी हिमालय और नदियों को सजीव रूप में बताया है। लेखक ने इस पाठ में नदियों को के उद्गम स्थल से लेकर उसके सागर में मिलने तक की घटना का जीवंत और सुंदर चित्रण किया है। तो आप लोग भी देखिए नदियों का मनमोहक और आकर्षक रूप। तो चलिए अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। लेखक लिखते हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से ही देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। इस प्रसंग में लेखक बता रहे हैं कि अभी तक उन्होंने इन नदियों को मैदानी भागों में ही देखा था और वहाँ बहती हुई वो लेखक को बड़ी शांत और गंभीर लगती थी। एक सभ्य महिला की भांति, संभ्रांत महिला की भांति वे व्यवहार करती हुई प्रतीत होती थी। लेखक के मन में उनके प्रति आदर और श्रद्धा के भाव थे, क्योंकि जिस प्रकार वह अपनी माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद में आनंद की अनुभूति करते थे, उसी प्रकार इन नदियों की में नहाकर या नदियों में डुबकी लगाकर भी उन्हें इसी प्रेम की अनुभूति होती थी। इसीलिए वह इन्हें श्रद्धा भाव से या आदर के भाव से देखते थे। आगे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिला कर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता है। इस प्रकार लेखक बताते हैं कि एक बार उन्हें जब हिमालय की यात्रा करने का अवसर मिला, हिमालय को पास से देखने का मौका मिला, तब उन्होंने देखा कि जहाँ से इन नदियों का उद्गम होता है, अर्थात जहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं नदियाँ? हिमालय से। वहाँ इनका रूप बिल्कुल ही अलग होता है। हिमालय की चोटियों पर जमी हुई बर्फ़ के पिघलने से ये कैसी दिखती हैं? निकलते समय दुबली पतली झरनों के समान प्रतीत होती हैं और मैदानी हिस्सों में आते आते इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। लेखक को इस बात की हैरानी होती है कि झरनों के समान दिखने वाली जो ये नदियां हैं वो मैदान में आते आते इतने विशाल कैसे हो जाती हैं। लेखक सोचते हैं कि हिमालय की गोद में उछलने कूदने, खिलखिलाकर हंसने वाली ये नदियाँ मैदानों में जाकर इतनी शांत कैसे हो जाती हैं।
इनका उल्लास, उल्लास से तात्पर्य खुशी, इनकी खुशी वहाँ जाकर समाप्त क्यों हो जाती है? हिमालय से निकलते समय इनका वेग बहुत तेज होता है, ये अपने में मस्त होकर बहती जाती हैं। लेखक को आश्चर्य इस बात का है कि जब वह किसी लड़की को देखते हैं या किसी फूल की कली को देखते हैं तब भी वह इतने हैरान नहीं होते, उन्हें इतना कौतूहल या इतनी विस्मय, इतना आश्चर्य नहीं होता जितना इन नदियों की बाल लीलाओं को देखकर होता है। क्योंकि नदियों को यहाँ बेटी के रूप में देखा गया है, इसलिए इनके द्वारा की जाने वाली लीलाओं को बाल लीला कहा गया है। जैसे बेटी अपने पिता के घर में स्वच्छंद होती है, नटखट होती है, वैसी ये नदियाँ हैं जब हिमालय से निकलती हैं तो बिल्कुल यह छोटी सी बेटी के समान नटखट रूप में अपने पिता से लाड़ प्यार करती हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। इस प्रसंग में लेखक चिंतित हैं। वह सोच में पड़ जाते हैं कि ये नदियाँ अपने पिता हिमालय को छोड़कर, जो विशाल विराट रूप में हैं, उन्हें छोड़कर कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? वो किस लक्ष्य को पाना चाहती हैं जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है या परेशान कर रखा है? अपने पिता के प्रेम से अगर इनका मन अतृप्त है या यह असंतुष्ट हैं तो कौन इन नदियों की प्यास बुझा सकेगा? क्योंकि नदियाँ अब हिमालय से निकलकर मैदानी भागों में जा रही हैं। ये नदियाँ अब बहती हुई बर्फ़ की पहाड़ी, छोटी छोटी घाटियों, पहाड़ के समतल भाग, हरी भरी घाटियों से बहती हुई जंगलों में पहुंच जाती हैं, जहां देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगल हैं। और धीरे धीरे यहाँ उन्हें अपनी पुरानी बातें याद करने का शायद मौका मिल जाता है, या उन्हें इन जंगलों में अपनी पुरानी बातें याद आने लगती होंगी। तो बहती हुई अब आगे निकल चुकी हैं, उनकी बाल लीलाएँ समाप्त हो गई हैं और वह मैदानों में आकर अब गंभीर अवस्था में परिवर्तित हो गई हैं। लेकिन वहाँ अब क्या शेष रह गया है? उनके बूढ़ा पिता हिमालय, जो अपनी नटखट बेटियों के लिए ज़रूर परेशान हो रहा होगा। लेकिन यदि हम उसकी बड़ी बड़ी चोटियों से पूछते हैं तो उसके पास सिवाय मौन के उत्तर देने के लिए कुछ भी शेष नहीं है, क्योंकि वह इन नदियों को याद कर रहा है। इस प्रकार आज हमने नदियों के उद्गम, उनकी बाल लीला, उनके पर्वतीय व मैदानी भागों के विभिन्न रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके आगे का पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़कर कठिन शब्द व उनके अर्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे। पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।